हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएसपी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, आज है जैसा कि 9 जून और पिछली वीडियो 8 जून का छूट गया था। तो 8 जून और 9 जून ये दोनों का जो कंप्लीट है इसमें देखेंगे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो चलिए आज कवर करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आज का है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शेयर नहीं हो रहे हैं जिससे कि लाइक नहीं बढ़ रहे हैं। लाइक बढ़े तो को बात होती है, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में हैशटैग आई कमिट पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में ये RK सिंह के द्वारा इस कमिट की शुरुआत की गई है। RK सिंह कौन है? तो ये बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं RK सिंह। देखिए, बिजली और नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा राज्य मंत्री जो RK सिंह है ना, उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, जो कि हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और उसी के अवसर पर हैशटैग आई कमिट पहल की शुरुआत की है। देखिए, अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की और बढ़कर एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। अब हैशटैग आई कमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इमरजेंसी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की होगी, जिससे भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। तो कुल मिला के भविष्य के ऊर्जा का जो मुश्किलात हैं उसको सुलझाने के लिए हैशटैग आई कमिट पहल के तहत भविष्य ऊर्जा को संचित करने के लिए, उसे बनाने के लिए ये पहल की शुरुआत की गई है। किनके द्वारा? RK सिंह। RK सिंह कौन है? तो ये हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री, ठीक, राजकुमार सिंह, RK सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, बात करते हैं। तो RK सिंह तो नवीकरणीय और बिजली, नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री है। इंदु शेखर चतुर्वेदी कौन है? तो ये इसी में बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पद पे हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और इनसे पहले आनंद कुमार थे। अब हटा के सचिव पद इनको दिया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है, और आनंद कुमार को हाल ही में संस्कृति मंत्रालय का सचिव बनाया गया। अमित खरे जो है ये सूचना और प्रसारण मंत्री, सूचना और प्रसारण सचिवालय में, मंत्रालय में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ये सेक्रेटरी के रूप में यानी सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं अमित खरे को। और देखिए, सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय है ये अभी प्रकाश जावड़ेकर के पास है, जो कि पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने समर स्ट्रीटर्स अभियान शुरू किया है? तो ये हाल ही में जो है HDFC बैंक के द्वारा यह पेशकश की शुरुआत की गई है। इसका आंसर HDFC होगा बैंक। प्राइवेट सेक्टर की जो सबसे बड़ी बैंक है HDFC बैंक, समर ट्रीटर्स अभियान शुरू किया है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, देखिएगा, मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बढ़िया ऑफर है ये। समर ट्रीटर्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% तक आप अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट, कैशबैक भी प्रदान कर सकते हैं। ये किसके द्वारा शुरू की गई हाल ही में? HDFC बैंक के द्वारा। क्या? समर ट्रीटर्स। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसमें नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश की एक तरह सा पहल है। चलिए बात करते हैं HDFC की। बात आई है तो HDFC बैंक जो है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1994-95 में हुई थी, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो CM वासुदेव है, और इसके जो वर्तमान में MD हैं, CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक HDFC बैंक के, तो वो हैं अभी आदित्य पुरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, हाल ही में देश का पहला बैंक बना है इंडसलैंड बैंक, जो कि मोबाइल एक एप्लीकेशन के जरिए बिना किसी पेपर दस्तावेज के बैंक अकाउंट आप खोल सकते हैं। देश का पहला बैंक बना है इंडसलैंड बैंक, यानी कि पेपरलेस बैंक अकाउंट खोलने का सारा कार्यकाल जितने भी होंगे वो के जरिए किया जाएगा, यानी कि जितने भी होंगे वो ऑनलाइन कार्य किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लैंड ऑफ फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति हुए हैं, हाल ही में हुए हैं, कौन हुए हैं? यानी रिटायर हुए हैं
लैंड ऑफ फाइनेंस लिमिटेड से। तो हाल ही में कुशाल पाल सिंह जो हैं ये पद से रिटायरमेंट हुए हैं और इसके जगह पर अभी राजीव सिंह को चुना गया है। इनको राजीव सिंह को चुना गया है। देखिए ये जो कुशाल पाल सिंह हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लगभग 6 दशक के बिजनेस के बाद कुशाल पाल सिंह जो हैं, कुशल पाल सिंह कुशाल हो गया है, कुशल पाल सिंह प्रॉपर्टी फॉर्म दिल्ली यानी लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड TLF लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड जो है कंपनी में अध्यक्ष पद से है और वो सेवानिवृत्ति होंगे। कुशाल पाल सिंह 1946 में इस कंपनी में शामिल हुए और 1 अक्टूबर 1995 को DLF यानी कि लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। राजीव सिंह को अभी वर्तमान में DLF के जगह अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अभी कौन ये हटे हैं? कुशाल पाल सिंह और इनके जगह बने हैं राजीव सिंह। और देखिए जबकि कुशल पाल सिंह जो है चेयरमैन एमेरिटस यानी कि मानद चेयरमैन के रूप में इन्हें अभी DLF में ही मानद चेयरमैन के रूप में चुना गया है। रिटायरमेंट हुए अध्यक्ष पद से, लेकिन ये मानद चेयरमैन के रूप में भी कार्यरत हैं और राजीव सिंह अभी वर्तमान अध्यक्ष चुने गए हैं। एस.एन. राजेश्वरी की बात करें तो ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रफुल्ल पटेल जो हैं, तो प्रफुल्ल पटेल हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशियन कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये खुशी की बात है कि ये अपने देश भारत में आयोजित की जाएगी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी सिफारिश की है और मेज़बान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो ही जाएगा, क्योंकि भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी का अधिकार देने का निर्णय जो है वो किसने किया है? तो AFC ने किया है। AFC यानी कि फुटबॉल समिति की बैठक में जो AFC है यानी एशियन फुटबॉल परिसंघ जो है ये फुटबॉल समिति की बैठक में ये मतलब घोषणा किया है कि भारत तब तक में कोविड-19 से उबर सकता है और 2022 की मेज़बानी का पेशकश भारत कर सकता है। एशिया कप 2022, महिला का एशिया कप 2022। ठीक, चलिए बात करते हैं कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के भी अध्यक्ष कौन हैं, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है भी शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इसके कौन है भी? तो पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो जो रूसी भाषा दिवस है ये हाल ही में 6 जून को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल जो है UNO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 6 जून को ये दिवस मनाया जाता है। 6 आधिकारिक भाषाओं यानी अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि फ्रेंच जो हैं, यानी कि फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये 5 देश जो है सुरक्षा परिषद UNO का 6 मेंबर होता है, 6 अंग होता है, एक महासभा, एक सुरक्षा परिषद जो होता है ये दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश होते हैं, कुल 15 देश होते हैं। जो अस्थायी देश होते हैं इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और जो चुना जाता है ये महासभा के द्वारा चुना जाता है, जो ऊपरी सदन होता है UNO का। तो वो जो 5 सदस्य वही फ्रेंच, नाम याद रखिएगा, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। कौन कौन है? तो फ्रेंच हैं, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। तो इसमें सभी की भाषाएं में UNO में 5 भाषाएं मान्य है। UNO में कौन सी भाषा? UNO कार्यकाली जो ऑफिस होता है, जैसे भारत के संसद में कौन कौन भाषा मान्य है? तो एक अंग्रेजी है। किस भाषा में कार्य होता है? तो अंग्रेजी है और एक हिंदी है। ये 2 भाषा में अपनी संसद में कार्य मतलब कागजात का कार्यकाल होता है और कार्रवाई कुछ भी होता है तो अंग्रेजी में ही सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी और हिंदी है। तो उसी प्रकार जो UNO है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है प्लस अंग्रेजी है। तो UNO का मुख्य 5 भाषा जिसमें ऑफिशियल भाषा तो फ्रेंच और अंग्रेजी है, प्लस और भी है जैसे कि स्पेनिश है, अरबी है और फ्रेंच, अंग्रेजी है। 5 भाषाएं, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी है। तो इस प्रकार से
इन सभी भाषाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यूएन के द्वारा 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। समझ गए। अच्छा चलिए बात करते हैं रूसी भाषा दिवस के महान रूसी कवि एक हैं, वो हैं एस पुष्किन के जन्मदिन पर भी ये दिवस जो है रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। एस पुष्किन, याद रखिएगा, एस पुष्किन, इसके ही जन्मदिन पर इस तिथि को घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा मनाने का। यूएनओ की बात आई है तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में ही पहले स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो सबसे ऊंची मूर्ति थी, लेकिन अब भारत में ही गुजरात के सरदार सरोवर जो बांध है उससे दूर स्थित नर्मदा नदी जिले में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके ही मूर्ति को अभी विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है अभी। और हाल ही में 2018 में उनका शिलान्यास किया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता है उस स्टैच्यू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड प्रोड्यूसर का निधन हो गया है? तो हाल ही में जो बॉलीवुड प्रोड्यूसर है कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, उनका नाम है अनिल सूरी। और देखिए फिल्म निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर अनिल सूरी का जो निधन हुआ है कोविड-19 के कारण हुआ है, और बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार रेखा की कर्मयोगी और राज सीता के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। ये फिल्म का नाम है। 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फरहान नाज और जितेंद्र अभिनीति के जो फिल्म है बेगुनाह का निर्देशन भी इन्होंने किया था। और चलिए बात करते हैं रूपर्ट हीना का। ये जो रूपर्ट हीना इनका भी हाल ही में मृत्यु हुआ है। रूपर्ट हीना ये ब्रिटेन की एक गीतकार और प्रोड्यूसर थी, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, जो फोटो बगल में आया है, रूपर्ट हीना। और मोहित बघेल भी भारत के ये एक्टर थे, और रेडी मूवी में, सलमान खान की रेडी मूवी में आप इसको देख सकते हैं, अमरनाथ चौधरी के रूप में है किरदार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 के समय में एक सेफ लर्निंग ऑनलाइन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया गया है। तो देखिए लर्निंग की बात हुई है तो निश्चित है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही लागू किया गया होगा, यानी MHRD मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और शिक्षा की बात हुई है पढ़ने लिखने की, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारी शिक्षा मंत्री है इन्होंने ही किया था। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो हरिद्वार है। याद रखिएगा इनका निर्वाचन क्षेत्र इस बार जो चुनाया गया है लोकसभा में, निर्वाचन क्षेत्र कहाँ का है? तो हरिद्वार है। चलिए बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 जो नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया है। ये राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, जैसे कि हम बोलते हैं NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग, एंड द यूनेस्को जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय, इस दोनों के द्वारा यह बनाई गई है। यह बच्चों युवाओं को क्या करें और क्या ना करें के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका सीखने में भी मदद मिलेगी। देखिए NCERT की स्थापना हुई थी 1964 में, जबकि CBSE की स्थापना हुई थी 1963 में। दोनों बोर्ड को याद रखिएगा, केंद्रीय वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ये NCERT है, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और इसके जब महानिदेशक हैं वो ऋषिकेश सेनापति हैं, जबकि CBSE के हाल ही में चुने गए हैं 1990 बैच के उड़ीसा कैडेट के हैं IAS अधिकारी। कौन है उनका नाम? तो मनोज आहूजा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए एक बात है इसमें, प्रदीप कुमार जो त्रिपाठी हैं, PK त्रिपाठी, इन्हें हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव के पद पर चुना गया है। धर्मेंद्र प्रधान तो ये भारतीय केंद्रीय इस्पात मंत्रालय में मंत्री हैं, और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में नए सचिव किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि अभी तुरंत ही ऊपर में मैंने बताया है कि इस्पात मंत्रालय में हाल ही में चुना गया है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। किनको चुना गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को हाल ही में चुन लिया गया है। चलिए बात करते हैं प्रदीप कुमार जो चुने गए हैं वो किनकी जगह पे चुने गए हैं। तो हाल ही में प्रदीप कुमार को जो इस पद पे चुना गया है वो इनके विनय कुमार की जगह पे इन्हें चुन लिया गया है। किनकी जगह पे चुना गया है? तो विनय कुमार की जगह पर प्रदीप कुमार त्रिपाठी को चुन लिया गया है। जम्मू कश्मीर कैडेट के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं, और जो है प्रदीप कुमार त्रिपाठी ये इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार तो संभाले, इससे पहले वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT में विशेष सचिव और
स्थापना अधिकारी के रूप में क्या थे, तैनात थे। वही बताया जैसा कि केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की बात हो रही है, तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय में मंत्री कौन है अभी, तो उसके केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के मंत्री अभी धर्मेंद्र प्रधान है। सेक्रेटरी एक अलग होता है, जो सेक्रेटरी होता है वो सचिव होते हैं, और मंत्रालय के एक मंत्री होते हैं जो कि केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत होते हैं। देखिए 1987 बैच के जो जम्मू कश्मीर बैच के ये IAS अधिकारी हैं, PK त्रिपाठी यानी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ये भारत सरकार के तो इस्पात मंत्रालय में सचिव चुने गए हैं। ये किन की जगह पर, तो बताएं विनय कुमार की जगह पर इन्हें चुन लिया गया है। विनय कुमार ये किस बैच के थे, तो ये 1983 बैच के IAS अधिकारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील कुमार सिंघल को हाल ही में कहाँ का नए उच्चायुक्त के रूप में चुन लिया गया है। जैसे कहीं कहीं राजदूत होता है, चुना जाता है, कहीं किसी देश में उच्चायुक्त उस देश में चुने जाते हैं जो राष्ट्रमंडल के देश होते हैं, जो राष्ट्रमंडल के देश होते हैं। राष्ट्रमंडल देश वैसे हैं जो कि कभी ब्रिटेन से शासित हो चुके हैं, इसीलिए उसे राष्ट्रमंडल बोले जाते हैं। और राष्ट्रमंडल देश में नियुक्त किए गए विदेश सेवा अधिकारी को ही उच्चायुक्त कहा जाता है, और जो राष्ट्रमंडल देश का सदस्य नहीं होता है उसमें राजदूत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सुशील कुमार जो सिंघल हैं, ये हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में नियुक्त किए गए हैं। तो कतर की बात करते हैं तो दीपक मित्तल। बहरीन में किसे चुना गया है, तो पीयूष श्रीवास्तव। पापुआ न्यू गिनी में तो सुशील कुमार सिंघल। और फिनलैंड में भी हाल ही में चुने गए हैं एक राजदूत के रूप में 1995 बैच के IFS अधिकारी रवीश कुमार हैं। कौन है, रवीश कुमार। ये सभी को याद रखिएगा क्योंकि ये सभी लेटेस्ट नियुक्तियाँ हैं और वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून व ब्यूटी पार्लर की सेवाओं हेतु अनिवार्य कर दिया है आधार कार्ड को, तो हाल ही में ये फैसला लेते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाया। और सरकार इस कदम का जो मकसद है, सरकार के द्वारा जो उठाया गया कदम है, ये कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकना है। और इसीलिए आप अगर ब्यूटी पार्लर या सैलून की सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड प्लस उसके मोबाइल ID जितने भी हैं उसको नोट किया जाएगा, और संक्रमण को इस तरह से रोकने में जो भी भूमिका हो वो निभाई जाएगी, क्योंकि इस संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा सैलून से ही रहता है। चलिए CM की बात करें यहाँ के, तो EK पलानीस्वामी, इडप्पा पलानीस्वामी हैं, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो बनवारीलाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु राज्य की बात आई है तो इसका जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी को 1950 को हुआ था, जैसा कि आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस दिन को। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो ये भारत के 11वां सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या के हिसाब से ये 6वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जो क्षेत्रफल है ये 1360 किलोमीटर स्क्वायर है। और देखिए जनसंख्या के आधार पर तो बता दिए 6वां है। मद्रास जो है इसकी राजधानी है, मतलब कि जो इसकी राजधानी ये चेन्नई है। ये चेन्नई पहले मद्रास के नाम से जाना जाता है, क्या नाम से, मद्रास। और जो है ये 17 जुलाई को 1996 में मद्रास से चेन्नई टर्न हुआ, इसका नाम मतलब बदल दिया गया, इसका नाम को बदल दिया गया। और भारत में प्रथम नगर निगम की जो स्थापना हुई 1687 में, वो मद्रास में ही हुई थी। मद्रास जो कि तत्काल अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, कब से, तो 17 जुलाई को 1996 में इनका नाम चेंज कर दिया गया, मद्रास से चेन्नई कर दिया गया। जो 1687 में मद्रास में स्थापित भारत का जो पहला नगर निगम था वो सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के बाहर, ब्रिटेन के बाहर भी किसी भी राष्ट्रमंडल देश का वह पहला नगर निगम था, किसी भी राष्ट्रमंडल देश का। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बताएं राष्ट्रमंडल के बारे में, वैसे देश के संगठन जो कभी ब्रिटेन से शासित हो चुके हैं तो वो राष्ट्रमंडल देश होते हैं। और किसी भी राष्ट्रमंडल देश में सबसे पहला नगर निगम की स्थापना भारत में ही 1687 में हुआ था। बता दें कि न्यूटन जो है अपने गति का जो नियम दिए थे वो 1687 ईस्वी में ही जो है अपनी जो पुस्तक प्रिंसिपिया उसमें प्रिंसिपिया में ही अंकित किया था, लिखे थे। अपने गति के नियम को सर्वप्रथम न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में ही प्रकाशित किए थे, लिखे थे, और 1687 में ही भारत में पहला नगर निगम की स्थापना भी हुई। चलिए तमिलनाडु में राज्यसभा की बात करें तो यहाँ 18 राज्यसभा है और 39 लोकसभा है। और CM कौन है, इडप्पी पलानीस्वामी, EK पलानीस्वामी, और बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। तमिलनाडु है वही राज्य जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि अनुबंध कृषि, अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य हुआ, अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला। जबकि कृषि भूमि को पट्टे पर यानी लीज पर, कृषि भूमि को लीज पर रखने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड हुआ। कौन था,
उत्तराखंड हुआ है। कृषि भूमि को पट्टे पर देने हेतु नीति तैयार करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। चलिए, तो आज इतना ही। और हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश जो है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश ने अपना एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। बेंगलोर किस नदी के किनारे बसा है? तो वृषभावती नदी। किस नदी? वृषभावती नदी के किनारे ये बसा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यालय वहाँ पर इसका है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में ही है इसरो का मुख्यालय। और बेंगलुरु जो है ये सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और इलेक्ट्रिक नगर के भी नाम से। भारत का इलेक्ट्रिक नगर क्या है? तो बेंगलुरु है। और सबसे ज़्यादा टेक्निकल वहाँ पे ही आईटी मतलब होता है जितने भी टेक्नोलॉजी का वर्क होता है वो बेंगलुरु से ही संपादित होता है। तो चलिए, आज इतना ही। और कर्नाटक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एक बात प्राप्त कर लें कि यहाँ से जो है ना देश का 46% से भी ज़्यादा कच्चा रेशम का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर मेन रूप से जो रेशम धागा बनती है वो होता है सहतूती टाइप का जो रेशम होता है वो कर्नाटक से ही तैयार किया जाता है। और जो है कर्नाटका अकेले देश का 56% से अधिक रेशम धागा का निर्माण करता है। तो चलिए, आज इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।